हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं अक्षय अग्रवाल। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के सब्जेक्ट्स के बेसिस पर तैयार किए हैं और वो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप अपने एग्जाम्स में कामयाब होंगे। पिछले क्लास में मैंने टेस्ट पेपर 1 के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ। अब हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से आगे चलते हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन से देखेंगे हम लोग। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में दी गया बकाया व्यय। आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, जो अभी दिया नहीं गया है उसको कहां दिखाया जाता है ये आपने पढ़ा होगा। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो वो सिर्फ एक जगह पर दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अगर यही कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर यानी कि एडजस्टमेंट में दिखाया जाता, एडजस्टमेंट एटलीस्ट दो जगह पर रिकॉर्ड होता है मिनिमम। अगर ये बाहर दिया होता एडजस्टमेंट में तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में दिखाते आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी दिखाते। बट अगर वो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिर्फ एक जगह शो होगा, वो है हमारी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स किसने डेवलप किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है में से एक है। इसका सही उत्तर है पीटर एफ ड्रकर, जिनको मार्केटिंग एक्सपर्ट भी कहा जाता है। इनके बारे में आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इन्होंने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में 1954 में इसको दिया था। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, आप इसको जरूर नोट कर लें। हु हैज गिवन द बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट? तो आंसर है पीटर एफ ड्रकर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ को बोलते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस एक प्रसिद्ध किताब के लिए भी वो जाने जाते हैं। देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने बेसिकली क्या बताया था? सबसे पहले गोल सेटिंग करनी होगी। मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होगा। सबके रोल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाएगा और फोकस हमारा रिजल्ट पर होगा, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड। ये इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट 1954 में लिखी हुई बुक में बताया था। आगे बढ़ते हैं सिलसिले को बढ़ाते हुए। इनकम अर्न रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न और एक्रूड इन इंडिया रिसीव्ड इन अब्रॉड इज टैक्सेबल फॉर। देखिए, ये किस प्रकार के एसएससी, किस प्रकार के करदाता के लिए ये देय होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इनकम भारत में अर्न हुई है या एक्रूड हुई है, मतलब भारत में उत्पन्न हुई है, रिसीव्ड इन अब्रॉड, चाहे आप उसको भारत में प्राप्त करें, दुनिया के किसी कोने में प्राप्त करें, वो हर प्रकार के एसएससी सभी करदाताओं के लिए उस पर टैक्स देना पड़ता है। चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, भारत में उत्पन्न हुई आय भारत में प्राप्त करें या दुनिया के किसी कोने में प्राप्त करें, उस पर सभी प्रकार के करदाताओं को टैक्स देना पड़ता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, मंदी डिप्रेशन के बाद क्या आता है? ये आपने ये ग्राफ देखा होगा। ये एक बिजनेस साइकिल होती है
ये हमारा प्रॉस्पेरिटी होता है। प्रॉस्पेरिटी को बूमिंग सिचुएशन भी बोलते हैं, जब मांग डिमांड बहुत हाई होती है, प्रोडक्शन तेज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, चीजों की अच्छी डिमांड बनी रहती है। उसके बाद रिसेशन आता है। अगर रिसेशन उसके बाद, जिसको कि मंदी बोलते हैं, अगर रिसेशन को संभाला नहीं गया तो वो और सीवियर हो जाता है, डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। और उसके बाद जब समय सुधरता है धीरे धीरे, तो पहले रिकवरी होती है और उसके बाद फिर से हम प्रॉस्पेरिटी पर पहुंचते हैं। तो देखिए पूछा है डिप्रेशन मंदी के बाद क्या आता है, तो वो है रिकवरी, सुधार। डिप्रेशन के बाद रिकवरी आती है। उसके बाद है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र के बारे में गलत शब्द सेंटेंस कौन सा है, देखिए। इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, ये सही है। आइसो मतलब होता है इक्वल, इक्वल यूटिलिटी। इसके हर पॉइंट पर हमारे कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी मिलती है। आइसो मतलब इक्वल। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये भी सही है। इसका स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिखाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल। तो तीनों सही है, यानी इनकरेक्ट कोई नहीं है। तो उत्तर होगा नन ऑफ दीज। देखिए ये इंडिफरेंस कर्व होता है जिसमें हम दो कमोडिटी को चूज करते हैं। मान लेते हैं कमोडिटी ए और कमोडिटी बी। इन दोनों के यूनिट्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना लेना है। इसको इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ये जो शेप है, इस शेप को कॉन्वेक्स शेप बोलते हैं, इसीलिए कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आइसो यूटिलिटी क्यों होता है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है। आप इस पर कोई भी पॉइंट चुनेंगे, यानी कमोडिटी ए और कमोडिटी बी का कोई भी कॉम्बिनेशन चुनेंगे, हर पॉइंट पर आपका सेटिस्फैक्शन इक्वल होगा, यूटिलिटी इक्वल होगी। इसीलिए इसको आइसो यूटिलिटी भी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जब आप एक कमोडिटी बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, एक को घटाएंगे तो दूसरे को बढ़ाना होगा, ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हो। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसका जो स्लोप है वो दर्शाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसके बारे में पहले हमने कुछ बताया ही था। जैसे लिखा हुआ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू 4, MRS XY इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये हुआ कि X का एक और यूनिट बढ़ाने के लिए आप Y का 4 यूनिट त्यागने के लिए तैयार हैं। MRS XY का मतलब होता है कि X का एक यूनिट बढ़ाने के लिए Y का कितना यूनिट आपने त्यागने का मन बनाया है। इसमें इक्विलिब्रियम होता है MRS XY इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। जिस जगह पर MRS XY और प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y बराबर होगा, उस जगह पर यहां इक्विलिब्रियम होगा। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की। इसका उत्तर है नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस the movement of the series to relatively higher values over a long period of time। देखिए लंबे समय में टाइम सीरीज एनालिसिस में जो मूवमेंट होता है उसको ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड यानी प्रवृत्ति। और शॉर्ट टर्म में जो होता है उसको सीजनल वेरिएशन बोलते हैं।
टाइम सीरीज एनालिसिस, मूवमेंट ऑफ ए सीरीज टू हायर और लोअर वैल्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक जो मूवमेंट बना होता है उसको ट्रेंड बोलते हैं, प्रवृत्ति। और शॉर्ट टर्म जो ज्यादा से ज्यादा लगभग साल भर चलता है, उस प्रकार के हम मूवमेंट को बोलते हैं सीजनल वेरिएशन। ये टाइम सीरीज एनालिसिस का प्रश्न है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 32। किसी संस्था की कैपिटल 5 लाख है और लायबिलिटी 2.5 लाख है, फिक्स एसेट्स 6 लाख है, आपको करेंट एसेट्स पता करनी है। देखिए बड़े आप किसी तरीके से कर सकते हैं। इधर लायबिलिटीज और कैपिटल होती है, कैपिटल है 5 लाख और लायबिलिटी है 2.5 लाख, यानी इधर का टोटल है 7.5 लाख, तो इधर का भी टोटल होना चाहिए 7.5 लाख, जिसमें फिक्स एसेट्स 6 लाख हैं, तो आपकी करंट एसेट्स यहां पर होनी चाहिए 1,50,000, ताकि ये दोनों साइड बराबर हो सके। तो यह है 1,50,000। अब आते हैं जॉब कॉस्टिंग का व्यापक रूप से उपयोग किस उद्योग में होता है। जॉब कॉस्टिंग हमने पहले भी क्लासेस में बताया है। जॉब कॉस्टिंग प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे विजिटिंग कार्ड हो, चाहे शादी के कार्ड्स हो, इनविटेशन कार्ड्स हो, उसमें जॉब कॉस्टिंग। फार्मा इंडस्ट्री में बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर यूनिट कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल होता है। प्रिंटिंग में हमेशा जॉब कॉस्टिंग का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर प्रिंटिंग का मिला हुआ काम एक अलग जॉब है, उसके बाद वो बदल जाता है। एक यूनिट कॉस्टिंग के बारे में बताया था, जिस चीज का हम रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हैं लगातार हर साल हर महीने बिना ज्यादा बदलाव के, उसके लिए यूनिट कॉस्टिंग होता है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। When average product is increasing, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। जब एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ क्या होगा। देखिए ये एक हाइपोथेटिकल कर्व है, इधर हम एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट दिखाएंगे, इधर आप आउटपुट दिखाएंगे। एवरेज प्रोडक्ट की प्रवृत्ति कुछ ऐसे होती है, पहले ये बढ़ता है, मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद गिरने लगता है, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। देखिएगा इसको ध्यान से बहुत। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। जब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा होता है, तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। जिस जगह पर दोनों बराबर हैं, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, वहां पर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पर होता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। अब प्रश्न का उत्तर क्या है। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करेगा। देखिए एवरेज प्रोडक्ट यहां से यहां तक बढ़ रहा है, ये पूरा यहां तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है। अब आप मार्जिनल प्रोडक्ट को देखिए, इसी दौरान मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ भी रहा है और गिर भी रहा है, दोनों चीज हो रहा है। यहां तक बढ़ा फिर गिरने लगा। तो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि गिर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमिन। देखिए एवरेज प्रोडक्ट यहां से यहां तक बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट पहले हिस्से में बढ़ भी रहा है और फिर गिरना भी शुरू हो गया। तो जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये कहना मुश्किल है, कैन नॉट बी डिटरमिन। ये रिलेशन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेबी बिकम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। कैपिटल मार्केट की रेगुलेटर जो है 12 अप्रैल 1988 को ये
फॉर्म हुई थी, लेकिन उस समय ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ऐसी संस्था जिसको लोकसभा मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा अलग से एक कानून पास करके बनाया जाता है। जैसे आरबीआई बना है, आरबीआई एक्ट, सेबी बना है, सेबी एक्ट, एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एसबीआई क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो उसका उत्तर होगा वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जिसको स्पेशल एक्ट से बनाया गया है। 30 जनवरी 1992 को सेबी को स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। सेबी का मेन काम है इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन का, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, ताकि कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके संग फ्रॉड बेईमानी ना हो। जितनी भी तरीके की स्टॉक मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, उनको सेबी गवर्न करता है। ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है। लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनको आरबीआई गवर्न करता है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ट्रेजरी बिल है, कॉमर्शियल पेपर्स है, ये सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। जो मनी मार्केट को आरबीआई गवर्न करता है, और कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है उसको सेबी गवर्न करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी रेशियो? कौन सा गतिविधि अनुपात है? देखिए इसमें से एक्टिविटी रेशियो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये दोनों नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। एसेट टर्स रेशियो क्विक रेशियो को बोलते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को दर्शाता है। डेट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो है, जो लॉन्ग टर्म की हमारी सॉल्वेंसी पोजीशन को टेस्ट करता है। एसेट टेस्ट रेशियो क्विक रेशियो का दूसरा नाम है। और नेट प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एंड एवरेज इन्वेंट्री मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक साधारण फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नेट परचेज का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हॉस्पिटल और रोड ट्रांसपोर्ट में ज्यादातर किस प्रकार की कॉस्टिंग यूज होती है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत। जैसे बस वाले को टिकट का भाड़ा लेना है तो वो कॉस्ट अपनी पहले कैलकुलेट करते हैं, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की लागत कितनी आ रही है? एक पैसेंजर की 1 किलोमीटर की लागत 10 रुपया है, तो 100 किलोमीटर की लागत एक पैसेंजर की 1000 रुपया होगी। इस तरह से वो अपने टिकट्स डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में भी होता है, पर पेशेंट पर बेड की लागत, इसको बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट है लेजीज फेयर लीडर कौन होते हैं? इसको बोलते हैं फ्री व्हील। लेजीज फेयर एक फ्रेंच शब्द है, जहां पर आप एज अ मैनेजर ये काम करते हैं कि अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन गाइडेंस देके फ्री छोड़ देते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो सही काम है उसको करें। हर समय उनको लगातार मॉनिटर करना या इंस्ट्रक्शन देते रहना वो फ्री व्हील लीडर में नहीं होता। डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो डेमोक्रेसी मतलब प्रजातांत्रिक तरीके से काम करता है, सबसे राय मशवरा लेके। ऑटोक्रेटिक
वो होता है जो किसी की बातें ज्यादातर नहीं सुनता, अपनी मर्जी से जो काम होता है वही लादता है। पैटर्नलिस्टिक होता है जो एक पिता की तरह से देखभाल करते हुए मैनेजर का काम करता है। इसका उत्तर है फ्री व्हील लीडर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर एक कैलकुलेशन है। अगर टोटल डेटर 40,000 है और उसमें से 2,000 रुपया का न्यू बैड डेट हो चुका है, तो अब आपके डेटर बचे हैं 38,000 और 5% प्रोविजन बनाना है। 2% का डिस्काउंट, हमेशा पहले प्रोविजन निकालते हैं। प्रोविजन 5%, इसका 1,900 रुपया आएगा। ये हो जाएगा 36,100 रुपया। अब आपको डिस्काउंट निकालना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% का, इसका आप 2% निकालेंगे तो 722 रुपया आएगा। 722 रुपए का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया जाएगा। इसको आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं जल्दी। शॉप मैनेजमेंट नाम की फेमस प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, शॉप मैनेजमेंट एक बहुत ही फेमस किताब है जो कि F.W. टेलर ने लिखी थी, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इन्होंने 1903 में पहले इसको लिखा था। बाद में ये किताब 1911 में इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का आधार बनी। शॉप मैनेजमेंट वॉज रिटन बाय F.W. टेलर। शॉप मैनेजमेंट से इनका मतलब है ऑपरेशनल लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। F.W. टेलर के ज्यादातर जो प्रिंसिपल्स थे वो ऑपरेशनल लेवल्स थे, प्रोडक्शन और उसकी एफिशिएंसी से जुड़े हुए थे। हेनरी फ्लोई के जो प्रिंसिपल्स 14 हैं वो ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए थे। ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस भी है। ये 1921 में इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब वेरिएशन एज कंपेयर टू प्री एस्टिमेटेड कॉस्ट। प्री एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर रखी है कि किसी चीज में क्वांटिटी इनटू रेट टोटल कॉस्ट, मान लेते हैं 10 यूनिट लगना चाहिए 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन हमारा उसमें 11 यूनिट लग गया और वो भी 6 रुपए के हिसाब से, यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमारा वेरिएशन हो गया। ये निगेटिव वेरिएशन को शो करता है। अगर 50 रुपए से कम लगता तो पॉजिटिव वेरिएशन होता। वेरिएशन जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में निकाला जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करने के लिए होता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस जैसी चीजें आती हैं, वो अलग चीजें हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गवर्नमेंट कंपनी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। गवर्नमेंट कंपनी क्या है? पहले तो ये समझिए कि जितने भी सरकारी उपक्रम है उनको गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलते, जो एक कॉमन मिस्टेक है। अब आपसे कोई पूछे कि एसबीआई क्या है? गवर्नमेंट कंपनी नहीं। आरबीआई क्या है? गवर्नमेंट कंपनी नहीं। रेलवे क्या है? गवर्नमेंट कंपनी नहीं। गवर्नमेंट के 3 तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल जो एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। वो कंपनी नहीं है, सरकारी उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, लेकिन वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। फिर आता है स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जिसके लिए एक अलग से एक्ट पास किया गया हो सेंट्रल लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर में। जीआईसी एक्ट, एलआईसी एक्ट, एसबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, सेबी एक्ट, ये सब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। तीसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट कंपनी, जैसे आप सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट भी नहीं है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन भी नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। अब समझिए गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसका कम से कम
51% पेड अप शेयर कैपिटल केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या केंद्र और राज्य सरकारों के पास मिलाकर या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास मिलाकर के होना चाहिए एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। 50% प्लस 1 नहीं है, मोर देन 50 नहीं है, एटलीस्ट 51%, कम से कम 51% शेयर सरकार के पास होना चाहिए, केंद्र या राज्य या मिलाकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं गार्नर वर्सेस मरे में थर्ड पार्टी कौन था। देखिए गार्नर वर्सेस मरे 1924 का इंग्लैंड की एक पार्टनरशिप फॉर्म का एक बड़ा प्रसिद्ध केस है, जिसके डिसॉल्यूशन के समय एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो गई और ये देखना था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के नुकसान को सॉल्वेंट पार्टनर किस रेशियो में उठाते हैं, इसको लेकर के केस किया गया था, जिसमें कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के इंसॉल्वेंसी को सॉल्वेंट पार्टनर अपने डिसॉल्यूशन के पहले की कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। ये इसके बारे में जानकारी है। भारत में आप गार्नर वर्सेस मरे यूज कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइड करना होता है। उसमें एक तीसरे पार्टनर का नाम था विल्किंस, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता है क्योंकि रूल का नाम है गार्नर वर्सेस मरे। अब देखिए एक और बड़ा सिंपल क्वेश्चन भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। प्लानिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेट्स टू, ये अक्सर क्वेश्चन भी आता है हमारे से पूछने के लिए भी कि प्लानिंग तो टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव आंसर क्यों है। देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा है कि प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मींस इट इज द फंक्शन ऑफ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये अलग बात है कि टॉप मैनेजमेंट दूसरे प्रकार के डिसीजन लेता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट रूटीन डिसीजंस लेता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ज्यादातर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए डिसीजन लेता है। लेकिन मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो हर लेवल हर स्तर के मैनेजमेंट का फंक्शन है, किसी भी एक स्तर का फंक्शन नहीं है, हर स्तर का है। देखिए इंटरनल ऑडिटर्स के बारे में पहले भी बता चुके हैं, ये ऑडिटिंग का क्वेश्चन है। इंटरनल कंट्रोल में ये आता है। इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिसको कि मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये लोग, और ये अपनी रिपोर्ट भी मैनेजमेंट को ही सौंपते हैं। और इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन तय नहीं है। जो स्टैट्यूटरी क्वालिफिकेशंस हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के लिए होनी चाहिए, उनको शेयर होल्डर से अपॉइंट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 46 पर। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डिसोबेज, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। कार्यात्मक संगठन, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं और आएंगे। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम किसने दिया था? F.W. टेलर ने दिया था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जिनको बोला जाता है। इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति के ऊपर 8 तरीके के सुपरवाइजर होंगे, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में होगा और शॉप फ्लोर यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन होगा। रूट क्लर्क बताएगा कि किस काम को करने का क्या रास्ता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क उसका डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन विवरण जारी करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क काम को करने का समय निर्धारित करेगा, कॉस्ट को रिकॉर्ड करेगा। डिसिप्लिनेरियन रूल्स और ड्यूटीज को देखेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। शॉप फ्लोर पर प्रोडक्शन में 5वां गैंग बॉस जो कि मशीन्स और टूल्स का इंतजाम करेगा। स्पीड बॉस समय बताएगा, समय नापेगा। रिपेयर बॉस सारे तरह की टूल्स मशीनों की रिपेयर मेंटेनेंस देखेगा। और इंस्पेक्टर जो है वो क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करेगा।
तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं मानते हैं, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड इसका उत्तर होगा। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आदेश की एक रूपता, एक व्यक्ति को एक ही सुपरवाइजर से, सुपीरियर से आदेश प्राप्त होना, ये टेलर के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं माना जाता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि सारे लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, भले वो अलग अलग संस्था में, वो बिल्कुल अलग चीज है। स्पैन ऑफ कंट्रोल को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक व्यक्ति के अंडर में डायरेक्ट कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। और स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है कि यूनिटी, आपस में मिलजुल के काम करना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, वह सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। सिक्योरिटीज प्रीमियम एक कैपिटल रिसीप्ट है, इसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए किया जा सकता है जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए किया जा सकता है, बाइंग बैक के लिए भी कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के समय जो प्रीमियम दिया जाता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के समय जो प्रीमियम दिया जाता है, उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ दीज। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ लीगल कंपनी इन इंडिया। एक लीगल कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? देखिए अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिनिमम 2, और अगर वो पब्लिक लिमिटेड है तो मिनिमम 7। लेकिन 2013 से कंपनीज एक्ट के मुताबिक भारत में एक नए प्रकार की कंपनी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको बोलते हैं ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। यानी अब भारत में एक पर्सन द्वारा बनाई गई कंपनी भी लीगल कंपनी मानी जाएगी। उसमें 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 लाख पूंजी की पहले रिक्वायरमेंट थी, जब 2013 में पास किया गया था, बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया। अब उसके लिए मिनिमम किसी पूंजी की कोई शर्त नहीं है, उसमें एक ही मेंबर होता है जिसको अपने अलावा एक पर्सन को नॉमिनी मेंबर बनाना पड़ता है कि इन केस अगर मेन मेंबर न रहे तो उसकी जगह कौन कंपनी को संभालेगा। तो 1 पर्सन कंपनी भी अब लीगल है, इसलिए इसका उत्तर होगा 1। ये कंपनी भी हर तरीके से कंपनी के फीचर्स को पूरा करती है, परपीचुअल सक्सेशन भी है, लिमिटेड लायबिलिटी भी है, सारे फीचर्स इसमें मौजूद होते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल किसने दी थी? नवाचार सिद्धांत। देखिए ये एक फेमस नाम है, जोसेफ शुम्पिटर। इन्होंने थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम से थ्योरी दी थी 1911 में। ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें ईयर पूछा जा रहा है, किसी फेमस व्यक्ति की सेइंग या डेफिनेशन पूछी जा रही है, किताबों का थियोरीज का नाम पूछा जा रहा है। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1911 में शुम्टर ने दिया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि इनोवेशन, नवाचार से, नया चीज करने से ही बिजनेस बूम करता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, और धीरे धीरे जब उसकी लिमिटेशंस आने लगती हैं तो रिसेशन और डिप्रेशन भी आता है। फिर बिजनेसमैन के इनोवेशन से ही रिकवरी होती है और वापस प्रॉस्पेरिटी आती है। इस साइकिल को इन्होंने नाम दिया था इनोवेशन थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। देखिए ये यहां पर 1 पर्सन कंपनी के फीचर्स लिखे हैं, कोई मिनिमम कैपिटल नहीं है, सिंगल मेंबर होता है, एक नॉमिनी बनाना होता है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, परपीचुअल सक्सेशन, ये सारे फीचर्स इसमें होते हैं। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट दैट फॉल्स थ्रू आउट द आउटपुट इंक्रीजेस इन शॉर्ट रन। देखिए लघु अवधि में उत्पादन बढ़ने पर जो लागत
लगातार घटती जाती है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आउटपुट बढ़ने पर कौन सी लागत लगातार घटती जाती है? ध्यान से देखिएगा, ये एक आपका कर्व है। देखिए ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है, ये आउटपुट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आएगा, और अगर इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, अगर हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, ये लगातार गिर रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट ही वो कॉस्ट है जो आउटपुट बढ़ने के संग लगातार गिरती है। यह है औसत स्थिर लागत। इसका जो शेप होता है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका जो शेप है उसको बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का। ये शुरू में देखिए बहुत तेजी से गिरती है, फिर धीरे धीरे गिरती है, लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट कभी शून्य नहीं होता। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी शून्य नहीं होती। हम यहां पर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कॉस्ट के बारे में बता दें इनसे संबंधित। देखिए ये शॉर्ट रन में एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मान लेते हैं ये 100 है, तो ये शुरू से अंत तक 100 ही रहेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट। एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 0 से शुरू होती है और इस तरह से जाती है, यह है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट मिला के टोटल कॉस्ट होता है, जिसका शेप इस तरह से होता है। जहां पर से टोटल फिक्स कॉस्ट शुरू होती है वहीं पर से टोटल कॉस्ट शुरू होती है। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो गैप होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट कहलाता है। क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट स्थिर है तो इनके बीच का गैप भी हमेशा स्थिर होता है। अगर 100 है गैप तो हर जगह 100 ही बना रहेगा। इसीलिए टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पैरेलल लाइन होती है, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। और इसके बाद इन दोनों का जो शेप है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड एस। टोटल एस इस तरीके से लिखा जाता है और इनका शेप इस तरह से है कुछ। इन दोनों को बोलते हैं इन्वर्टेड एस। ये दोनों पैरेलल होते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। नीचे आउटपुट है, इधर टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये आउटपुट है यूनिट्स में। ये 3 तरह की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसके अलावा अभी हमने आपको बताया एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये शेप होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, यू शेप, और ये शेप होता है एवरेज कॉस्ट का। इस तरीके से ये तीनों, ये यू शेप है, इसको भी यू शेप बोलते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट यू शेप नहीं होता, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इनके बारे में पूरा एक चैप्टर मैंने कॉस्ट के बारे में बनाया है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने आपको बताया कि इन सारे कॉस्ट की शेप क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट का भी यू शेप होता है, एवरेज कॉस्ट का भी यू शेप होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद है कि आज की क्लासेस में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिली होंगी। 25 क्वेश्चन से बनते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इन 25 क्वेश्चन से कम 50 और रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी में। इन पूरे क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि अगली क्लासेस में हम लोग और ज्यादा क्लियर
से एक दूसरे को समझ सकें। तब तक के लिए गुड बाय। आपको अगर क्लासेस अच्छी लगेंगी तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।